नमस्कार मित्रों। ओके, अब बात करते हैं। लिखना है नहीं है, समझना है। पांचवा जो भेद है हमारा प्रकार है, क्या लिखा है? वर्ण क्रम भंग के कारण। एक बात ध्यान रखना, कल मैं इस बात को भूल गया था, मुझे याद आ गया इसको पढ़ाते हुए। आपको अशुद्धि का कारण भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। अशुद्धि का कारण भी कोई शब्द दे दिया गया और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें अशुद्धि किस प्रकार की है। जैसे गत्यावरोध एक शब्द है, जबकि होना क्या चाहिए? गति प्लस अवरोध। तो इसमें संधि संबंधी भी अशुद्धि है और स्वर का आगम हो रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए था। तो ये दोनों प्रकार की अशुद्धि में से जो भी दिया जाए वो आपको राइट करना पड़ेगा। इस प्रकार देखिए तो वर्ण क्रम भंग के कारण कई बार कोई वर्ण पहले आना चाहिए वो बाद में आ जाता है, बाद में आने वाला पहले आ जाता है। मेरा मतबल ये है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मतबल पीके मूवी देखी, उसमें वो मतबल मतबल ऐसे बोलता था, जबकि होता क्या है? मतलब। तो आगे को पीछे ले लिया, पीछे को आगे ले लिया। ठीक ऐसा ही वर्ण क्रम भंग के कारण जो अशुद्धि होती है, वैसा ही वाक्य अशुद्धि में भी आता है। जो शब्द पहले आना चाहिए वो बाद में आ जाता। जैसे बच्चे को काट कर गाजर खिलाओ, तो काट कर गाजर खिलाना या गाजर काट कर बच्चे को खिलाना? बात समझ में आ गई आपको? तो बस इसमें जो वर्ण पहले आना चाहिए वो बाद में आ जाता है, लेकिन बाद में आने वाला पहले आ जाता है। वर्ण क्रम भंग जो है, वर्ण का क्रम क्या हो जाता है? भंग। ठीक है, एक तरफ अशुद्ध है, एक तरफ अपन शुद्ध करेंगे। ये शब्द आ रहा मध्याह्न। तो मध्याह्न शब्द कैसे बना? ये शुद्ध रूप इसका होता है मध्याह्न। अब थोड़ा समझना, यहाँ प्रश्न है आपके लिए, ठीक है? और वो प्रश्न क्या है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको, संधि में भी नहीं पढ़ाया। अब मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर संधि में एक अहन की संधि होती है। ये कोई इतना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। अहन का मीनिंग होता है दिन। अहन का मीनिंग क्या होता है? दिन। ये संस्कृत शब्द है, अहन यानी दिन होता है। ठीक है, अब हम संधि करेंगे। यहां मूल शब्द यहां है मध्य। अ और अ मिलके क्या बनाएंगे? आ। अब समझने वाली बात यह देखिए, न के हलंत आ रहा है, तो कायदे से हलंत कहां आना चाहिए? न के आना चाहिए। लेकिन संधि होने के बाद ये ह जो है आधा, वो आप यहां दिख रहा है, लेकिन यहां कैसा दिख रहा है? पूरा। तो क्यों ये आधा हो जाता है? क्योंकि ये मध्याह्न। तो हम जब बोलते हैं तो ह जो है वो ऋष स्वर में आ जाता है। बहुत कम क्षणिक हम बोलते हैं और सीधा हमारा फोकस अगले वर्ण न पर ज्यादा होता है। तो न यहां स्वर रहित है, यहां स्वर रहित है, हमने इसको क्या बना दिया? स्वर युक्त बना दिया, इसे आधा कर दिया। तो इसका प्रचलित रूप जो पहले लिखा जाता था वो ऐसे लिखा जाता है, ये मध्या लिखा, फिर ये ह में ये न, और इस तरीके बहुत सी पुरानी किताबों में आपको ऐसे शुद्ध रूप भी मिलेगा, मध्याह्न। दादा परदादा के युग में तो ऐसे ही लिखते, ये ऐसा तो चलता ही नहीं था, ये तो मानक आ गया, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे परीक्षा में पूछें कि इसके अंदर मूल शब्द क्या है, अहन, तो पेपर सेटर पहला ऑप्शन ये देगा, तो ये गलत है। और चौथा ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा। तब आपको कौन सा राइट करना है? ये वाला राइट करना है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो हलंत वाला दिख रहा है और परीक्षा में ये भी हलंत वाला दिख रहा है, इसे हम राइट करके आ जाएंगे, पर नहीं करना है, क्योंकि ये बना किससे? आन। तो इससे कई शब्द बनते हैं, पूर्वान, मध्यान, अपरान। तो ये ध्यान रखना, ह जो यहाँ हमें पूरा दिख रहा है, लेकिन संधि में ये कैसा बन गया? आधा बन। इसी तरह से देखिए क्या है, आह्वान, ये बनेगा आहवान, ऐसे बनता है आह्वान। यहां देखिए ह पूरा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं, वो इस तरीके से बना हुआ। गहवर, ये गहवर, इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में केव। केव यानी गुफा। केव यानी क्या होता है? गुफा। गहवर संस्कृत शब्द।
अगला देखिए आहलाद, ये आ ह के नीचे हलंत और ये बनेगा ला, ये ला लिखा हुआ अंकित जी, ठीक है ना, आहलाद। नहीं तो फिर पूछेंगे ये क्या, प को फ बना देंगे। ये क्या है, अमल, क्या है ये, अमल, अमल करना। लंबी एक शब्द होता है लेकिन ये अमल ही है। ये सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये परीक्षा में खूब पूछा गया। ये चिन्ह लिखा है, ये चिन्ह नहीं है, हम बोलते खूब है। ये लिखने का सही तरीका, ये ची, ये ह, ये हलन, ये न, ये आपके टेस्ट में भी आएगा, ध्यान रखना। चिन्ह नहीं है, चिन्ह। अब बोलते हम गलत है, चिन्ह हम बोल नहीं पाते, हम चिन्ह बोल देते। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले और ऐसा मिल जाए ये ह लिखे और ह में न लिखा हुआ मिले, तो ये भी आपका क्या होगा, राइट होगा। लेकिन न आधा नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन आधा है, तो आप क्या कहोगे, ह आधा है। लेकिन ये लिखा ऐसे गया, ये गलत लिखा गया। इसी तरह से देखिए ब्रह्मा, ये गलत लिखा हुआ, ये ब, ये ह और ये माँ। और इसका दूसरा लिखने का तरीका, ये ह लिखो और ह में म बनाओ, ह के अंदर ये म चल रहा है और ये बन गया ब्रह्मा। ये दोनों सही है। इसी तरह से ब्राह्मण शब्द भी बनता है, ठीक है। ये है जिह्वा, ये जी ह और वाह, जिह्वा जबान को कहते हैं। और ये आनंद, आनंद, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। प्रशंसा में बताइए क्या होना चाहिए, क्रम बदल गया है, प्रशंसा, ऐसे आएगा प्रशंसा। और ये मतबल नहीं होता, क्या होगा, मतलब, मतलब की बात है। तो यहाँ ज्यादा हमें उलझना नहीं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पूछने योग्य प्रश्न दो ही शब्द होंगे मेरे ख्याल से, जहां मैं देखता हूँ। एक कंपटीशन में ये सबसे ज्यादा पूछा गया, और एक आपसे पूछेंगे तो मध्याह्न को ये परीक्षा में पूछेंगे, और एक आपको पूछेंगे कौन सा, प्रशंसा। चलिए लिख लीजिए, वर्ण क्रम भंग के कारण। यस, नागौर की धरती से अभिषेक जी, आपका प्रणाम हमें स्वीकार है। राहुल जी, बिल्कुल सब जुड़ चुके हैं। और ये वर्णक्रम भंग के कारण हम नियम को पढ़ रहे हैं। फटाफट इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में। गृह कोकट, को का सत्ताईस और 28 तारीख को रीट का पेपर है ना। तो उसमें जो हिंदी के प्रश्न आएंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में मतलब जो सिलेबस में है, मैं उन प्रश्नों का विश्लेषण भी करूंगा पेपर होने के बाद। देखेंगे, देख हमने जो पढ़ा उनमें से रीट के प्रश्नों के आप कितने उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। और प्रश्न कैसे आए, तब वो भी आपको पता लगेगा, अंदाजा लगेगा कि देखो इस तरीके से प्रश्न आए, और जो मैंने पढ़ाया वो कितना उसमें से कवर अप होता है। संधि के प्रश्न है, उपसर्ग के प्रश्न है, समास के प्रश्न है, और ये शब्द शुद्धि से संबंधित जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसको लेकर के आएंगे, मैं पेपर होने के बाद मैं देखूंगा, क्योंकि मैं खुद कोई भी एग्जाम होता है तो उससे जुड़ा हुआ रहता हूँ, ठीक, एग्जाम को लेकर के, क्योंकि ताकि पता रहता है कि प्रश्नों का ट्रेंड कैसा चल रहा है, पेपर सेटर क्या सोच रहा है। और आप तक आते आते भी इस दरमियान और भी कितने सारे कंपटीशन एग्जाम आएंगे हिंदी के, और उन प्रश्नों को भी हम सोल्व करते रहेंगे बीच बीच में, जब भी कोई एग्जाम ऐसा हो गया।
और हमेशा हमें जागरूक अभ्यर्थी बन के पढ़ाई करनी चाहिए। कंपटीशन कोई सा भी हो जिसमें हम पढ़ रहे, हमारा पाठ्यक्रम है और वो सिलेबस उस कंपटीशन में हो, भले हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको हमें सोल्व करना चाहिए। चाहे जीके हमारा जो है वो इसमें अलग होगा या उसमें अलग होगा, लेकिन जीके तो समान ही होता है। दुर्ग आप में जो पढ़ रहे हो वो के वही दुर्ग उसमें भी होंगे, अगर उनके जीके होगा तो वो ऐसे प्रश्नों को सरल करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और जितना प्रश्न सरल करते हैं हमारा बौद्धिक विकास होता है, हमें नए नए आइडियाज पता लगते हैं, प्रश्नों का पैटर्न कैसे आया, हर बार अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। ये सभी ने वो कर लिया है? ओके, चलिए अगला नंबर है हमारा 5 के बाद 6 नंबर को, इस क्रम को देखिए, क्या वर्ण परिवर्तन के कारण इस लड़की ने उस लड़के को धोखा दिया था। क्या दिया था? धोखा। हम व्यवहारिक जीवन में हम बोलते हैं धोखा दिया, पर धोखा नहीं होता, धोखा होता। पहले वाले और इस वाले में दोनों में अंतर समझना है। वहां वर्ण का क्रम बदल गया, यहां वर्ण का क्रम बदल गया, मतलब वर्ण तो सही था, यहां ऐसा नहीं है, यहां हमने पूरा वर्ण ही चेंज कर दिया। ये क्या लिखा है? बतख। हम बोलते हैं बतख, देखी तुमने बतख उड़ती क्यों? क बोल देते हैं मुख सुख के कारण, जबकि क्या होना चाहिए? बतख ख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बतख। ये क नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बतख। बतख। शाबाश। अगला देखो, दस्तखत नहीं होना चाहिए, दस्तखत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दस्तखत। ख होना चाहिए, लेकिन हम बोलते क्या है? क, तो ख बोलने में। अगला देखो क्या है, और ये खूब बोलते जुकाम हो गया, जुकाम नहीं जुकाम। क्या होना चाहिए? जुकाम। जुकाम। एक बार और बोलो, जुकाम। अगला क्या लिखा है? यथेष्ट। ये बनेगा यथा धन इष्ट से, और ये बनेगा यथेष्ट, यथा धन इष्ट से, जबकि ठ नहीं आएगा ट। ये कितनी बार पढ़ाऊंगा? अब आप होशियार हो गए होगे। क्या करें इसका? मिष्टान। मिष्टान। और ये बना कैसे? मिष्ट प्लस अन्न से। मिष्ट यानी मीठा, अन्न यानी अनाज, ऐसे। अगला संश्लिष्ट, ये सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा। ये इसको आप बनाओगे ठ और इसको लिखोगे संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, इस तरीके से। अगला आएगा कनिष्ठ, कनिष्ठ, और ये वशिष्ठ होता है, वशिष्ठ, वशिष्ठ नहीं, ठ। अगला देखो, ये अभी एग्जाम में पूछा है एलडीसी हाई कोर्ट में, और ये होता है कुष्ठ। कुष्ठ एक रोग होता है, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, कुष्ठ। ये भी हाई कोर्ट एलडीसी में आया हुआ है। धनाढ़, ये बनेगा धनाढ़, धनाढ़ अर्थात धनिक लोग, पैसे वाले, धनाढ़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रीड के एग्जाम में आप पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड हिंदी में पूछा हुआ है। क्या लिखा है? ये शुश्रूषा। और इस शब्द को मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार और, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द उसमें है अपने पास, ठीक है, उसमें भी पढ़ाऊंगा। इसका अर्थ होता है दीन दुखियों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, शुश्रूषा कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहां होना चाहिए था ये वाला श, ये सु, फिर ये बाकी है वैसा का वैसा ही रहेगा, और शुद्ध रूप होता है शुश्रूषा। इसका मीनिंग होता है दीन दुखियों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना। अगला है आशीष, ये आ जाएगा आशीष, ये आएगा आशीष। अगला क्या आ रहा है? मेघनाद। इसको लेकर के 2-3 बातें, ये भी आपके नोट्स में है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा शब्द युग्म में। किसमें पढ़ाऊंगा? शब्द युग्म में, ठीक है। अब इसको शुद्ध करके लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल, और इधर आएगा नाद। देखिए क्या लिखा है? ये मेघनाद। इसका अर्थ है बादलों का गर्जन, बादलों का गर्जन होगा। नाद यानी ध्वनि, जैसे शंखनाद, शंख की ध्वनि होती है, वैसे मेघों का गर्जन हो रहा, वो मेघनाद है। लेकिन अगर ये नहीं मिले और परीक्षा में आ गया मेघनाथ, क्या आ गया? मेघनाथ, तो वो भी राइट कर लेना, क्योंकि मेघनाथ का मीनिंग होता है बादलों का स्वामी, बादलों का अधिपति।
मेघनाथ, ये शब्द भी सही है, तो दोनों सही है, पर ये गलत है, मेघ ये नहीं होगा। अगला क्या आ रहा है? बलिष्ठ, ये आ जाएगा बलिष्ठ। क्या आएगा? बलिष्ठ। अगला देखो फिर आगे, कम से कम मैंने कहा था 5 बार पढ़ाऊंगा, और ये बनेगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, इसका अर्थ है जो युद्ध में स्थिर। मैंने संधि में भी पढ़ाया युधिधन स्थिर, मैंने समास में पढ़ाया युद्ध में स्थिर रहता है धर्मराज, फिर ये शब्द शुद्धि में भी 3 दफा पढ़ा चुका हूं। अगला है षोडशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये शब्द शुद्धि में नहीं आएगा, ये आएगा एक वाक्यांश में। इसका अर्थ है 16 वर्ष की कन्या। वह कन्या जो 16 वर्ष की हो उसके लिए कहा जाता है षोडशी। और आपको पता है संस्कृत में शब्द होता है षोडश। षोडश का मीनिंग होता है 16, और ई लगाओगे षोडशी, षोडशी का मतलब 16 वर्ष की कन्या। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आज दिन तक कैलाश ऐसा लिखते आए, पढ़ते आए, लेकिन शब्द शुद्धि में हमें लिखना है कैलाश, ये शुद्ध है। और ये कंपटीशन में पूछा हुआ है, लेकिन आप विद्यालय में जाओगे, किसी का नाम है कैलाश अग्रवाल, तो देखना वो ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। और मुझे याद आता है एक मूवी आई थी धमाल, हमारे उदयपुर में शूटिंग हुई, उसमें वो संजय दत्त होता और तालाब के किनारे फाइटिंग होती है, उस पे लिखा कैलाश द ढाबा, के बेचारा गिर गया और सीधा बन गया लाश का ढाबा बन गया। तो ये ध्यान रखना है, ये शुद्ध नहीं है। ये कैलाश किसके लिए, इसको समझिए आप। ये कैलाश मानसरोवर, भगवान शिव का जो स्थान है, वास है। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर, उसके लिए ये, और यही होना चाहिए, पर लिखा कहा जाता है कैलाश को लिखा जाता है। वर्ण बदल दिया हमने। हाँ बस चलिए, अभी ये वर्ण परिवर्तन वाले लिख लीजिए। बता तो जुकाम हो गया है या जुकाम हो गया है? शाबाश। हाँ, 16 साल की कन्या को क्या कहते हैं? तो कैलाश में कौन सा स होगा? श, कैलाश। हाँ ये ध्यान रखना, कैलाश। कोई है अपनी क्लास में कैलाश? कोई नहीं है, चलो अच्छी बात। कौन है? नहीं है। नहीं ये नहीं है, ये आएगा। ये हमारे कान इतने तेज है, हमको ये पता लग रहा है गिलास गिरने की आवाज है ना? ऐसा क्यों लगा बताओ? आवाज नहीं, क्योंकि हमने गिलास को गिरते हुए देखा है कभी कभी, और फिर उसके बाद उसकी ध्वनि को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाया है। तो अब उस ध्वनि को हमने गिलास से जोड़ रखा है कि जब भी ऐसी ध्वनि आए इसका मतलब गिलास गिरा है। क्या गिरा है? हाँ, और ये भी स्टील का गिलास गिरा है, कांच का तो वो तो पता नहीं, हमने कभी गिरते हुए देखा नहीं। हाँ भाई बोलो। है? हाँ सही है। किस्म, किस्म ब्रांड, किस किस्म का है? उन्नत किस्म के बीच। नहीं व नहीं है, व वशिष्ठ। वशिष्ठ नहीं है, वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि रामायण में। हाँ, किसके गुरु? बाबा रामदेव के। हाँ मैं खैर बाबा रामदेव जी तो
हो गया? लिख लिया बत्तख? तो धोखा दिया या धोखा दिया? धोखा। और धक्का दिया? हाँ। ये आगे वाली सीट खाली क्यों आज? कहाँ गए सारे लोग? छुट्टी पे? और कौन नहीं है इधर पीछे? लाइव पढ़ रहे होंगे, है ना? लाइव पढ़ते? हो गया? लिख लिया सभी ने? बहुत बढ़िया, चलिए लिखिए फटाफट। दीन दुखियों की सेवा करना क्या कहलाता है? शुश्रूषा। ठीक है ना? ये आरपीएससी में आया है सेकंड ग्रेड में, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। ये दिख रहा है ऐसा ही है, सुसु 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 करने जा रहे हैं, हाँ, पर ये नहीं है ऐसा। वर्ण परिवर्तन के कारण लिख लिया सभी ने? संध्या क्या हुआ? नहीं, आज तो है ही नहीं, ठोको क्या ठोके क्या बैठती? आपका क्या नाम है? आशीष। आ गया? सही लिखते हो, है ना? ऐसा ही लिखते हो? और कोई है इसमें जिसमें किसी का नाम आया हो? कोई नहीं है? चलो, आशीष का तो नाम आया। आशीष, वेरी ओके। अगला है, चलो पहले लिख लीजिए इसको। हाँ, पहले लिख लो, ये थोड़ा ठीक रहेगा ताकि एक साथ आंसर ही लिखने रहे आपको। पंचम वर्ण अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक के कारण अशुद्धियां। पंचम वर्ण अनुस्वार एवं अनुनासिक के कारण अशुद्धियां है। दूसरे नंबर का शब्द तो मैंने आपको जब संधि पढ़ा रहा था तब भी बता दिया था, इसका शुद्ध रूप कुछ याद अगर आ रहा हो तो। लिख लीजिए इसे फास्टली। आंसर इसमें सर आंसर किए ना उसमें गलत है, अभी जो नहीं आ रही उसमें सही है।
हो गया, लिख लिया? चलिए देखिए, इसको समझा लेता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पंचम वर्ण। ये मैंने आपको संधि में मैंने पढ़ाया था, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क च ट त प में पांचवा होता है। क का पांचवा कौन होता है? क ख ग घ अंग, च छ ज ज य। तो नियम ये कहता है कि जब भी कोई शब्द लिखा जाता है तो पांचवें वर्ण का जो रूप है वो कब आ सकता है बीच में, वो उसी वर्ग का सदस्य अगर आ रहा है नाक वाली ध्वनि के बाद। कैसे देखिए, ये दंत लिखा मैंने, क्या लिखा? ये दंत। तो ये न क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके बाद जो वर्ण आ रहा है वो कौन आ रहा है? त। तो अब देखिए, त के बाद कौन आता है? थ, फिर द, फिर द, फिर न। तो फिक्स है, जब भी त, थ, द, द और न, इनसे पहले जब भी नाक वाली ध्वनि आएगी आगे, तब हमेशा वह न ही होगा और कोई वर्ण नहीं हो सकता। लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लड़के ऐसे भी लिख देते हैं पेंटर। क्या लिख देते हैं? पेंटर लिख देते हैं। टेंट भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं टेंट। क्या लिख देते हैं? टेंट। ये लिख दिया टेंट। लेकिन ये न जो लिखा गया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए ट, ठ, ड, ढ और अण, इनसे पहले नाक वाली पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का मतलब पांचवा कौन है? ये। तो ये ही आएगा, इसलिए इसको सही लिखने का तरीका होना चाहिए टेंट। ये आया था टेंट। इसी प्रकार पेंटर, तो पेंटर अणार। अब देखिए दुविधा क्या है वो बता रहा हूं कि कभी तो नाक वाली ध्वनि अण आ रही है, कभी न आ रही है। इसी तरह नाक वाली ध्वनि कभी य आएगी, कभी अंग आएगा, कभी म आएगा। इसलिए इन सब को हमने दरकिनार करते हुए एक रूपता लाने के लिए हमने इन सबको बिंदी में लिख दिया। बिंदी में लिख दो, सारा मसला खत्म। अब वो जो पूछ रहा है वो जाने उसका काम। जैसे देखिए, टेंट लिखना है तो टेंट पे ये बिंदी लगा करके लिख दो टेंट। अब ये न है, अण है, म है, अब वही जाने जो पूछ रहा है। सबसे बढ़िया तरीका, ये दंत, ये बिंदी लगा लो। अब ये न है, अण है, म है, हमें इतना नहीं सोचना। इसलिए मानकीकरण किया गया तो हमने सीधा क्या लगा ली? बिंदी लगा दी। वो बिंदी प्रतिनिधित्व करती है पंचम वर्ण की ध्वनि का। ठीक है, तो अब देखिए यहां शब्द आ रहा है वाग्मय, ये होता वांगमय। वांगमय ये शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि मैंने संधि पढ़ाई आपको, तो मैंने पढ़ाया वाक प्लस मय। मैंने आपको यह भी बताया था कि क के बाद अगर म या न की ध्वनि आए तो क अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा, तो क, ख, ग, घ, अंग, और ये बनेगा वांगमय यानी संपूर्ण रूप में सन्यासी। और ये बनता है सन्यासी, ऐसे सन्यासी। ये लिखने का तरीका मानक है, शुद्ध है, प्रामाणिक है। और ये कहीं नहीं मिले भाई दवे, और ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो चलो ठीक है चला देंगे, परंतु ये सही नहीं है, मेरी नजर में तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि दो पंचम वर्ण जब भी आए वो कभी बिंदी में नहीं लिखे जा सकते। ये पांचवा है और ये भी पांचवा है, लेकिन यहां देखिए, यहाँ ये भी पांचवा है और ये भी पांचवा है, ये बिंदी में नहीं लिखा गया। लेकिन दंत को देखिए, ये पांचवा है पर ये पांचवा नहीं है। आप इसे बिंदी में लिख सकते हो पर इसे नहीं लिख सकते। और सन्यासी शब्द किससे बना है? पढ़ाया मैंने, सम प्लस न्यासी, न्यासी से। तो ये म के बाद न, म किस में बदलेगा? न में। ठीक है, तो ये न ही आएगा। अगला देखिए, इसको शुद्ध रूप से पढ़े, इन्होंने, ने पे बिंदी, जबकि होना चाहिए इन्होंने, इन्होंने। एक बात है, पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया ये प्रश्न यहां कैसे बना वो बता रहा हूं। इन्होंने में ये बिंदी किसका प्रतिनिधित्व कर रही है मुझे ये बताए। इन सब में से पंचम वर्ण, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, अनुनासिक जो ध्वनियां लिखी है, इसमें से ये बिंदी कौन है? बताया आप। चंद्र बिंदु या अनुस्वार? हाँ, अगर आपने
मेरी क्लास शुरू में पढ़ी हो तो मैंने आपको कहा था मात्रा के ऊपर कभी भी बिंदी चंद्र बिंदु होती है। क्या होती है? वो लिपि की सुविधा के लिए हम उसको बिंदी में लिखते हैं, परंतु वो अनुस्वार नहीं होती है, वो अनुनासिक ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि? इसलिए आपसे सवाल किया जा सकता, इन्होंने में ये जो बिंदी है किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? अ पंचम वर्ण, ब अनुस्वार, स अनुनासिक या द उक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अनुनासिक। हो सकता है वो अनुनासिक न दे करके वो चंद्र बिंदु लिख दे, तब भी आपको चंद्र बिंदु राइट करना है। जैसे मैंने लिखा है चंद्र बिंदु को ही क्या कहते हैं? अनुनासिक। ये ध्यान रखना। अगला देखिए, आंख। मैंने आपको कहा था ये आंख में भी क्या आएगा? चंद्र बिंदु। आंख है, तांगा है, सांगा है, ऐसे शब्द है जिसमें मुख और नाक दोनों की ध्वनि होती है, वहां अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अगला है ऊंचाई, ये ऊ बड़ा, ठीक है, और ऊंचाई में ये आएगा चंद्र बिंदु। अगला कुआं। कुआं थोड़ी लिखना है, कुएं में डूब जाऊंगी, कुआं थोड़ी होता, कुआं, कुआं, और यहां आएगा चंद्र बिंदु, कुआं। अगला षणमुख, और अण और ये मुख, षट धन मुख से बनेगा षणमुख। ये ट है और ये म की ध्वनि, तो ट ठ ड ठ अण ही आएगा। अगला देखो हंसी, अरे हंसी नहीं, हंसी। अब इसको समझिए, देखो इधर, ये कम्बक शब्द ही ऐसा है, ये हंस है और ये हंस है, ये हंस है। अब दोनों में अंतर क्या वो समझना है। जैसे मैं कहूं वह लड़की मुझे देख हंस रही है, तो अब यहां हम इसे हंस रही है यूं लिख देते जल्दबाजी में, हंस नहीं, ये हंस रही है। हंस तो एक पक्षी होता है, ठीक है ना। अब यहां आना चाहिए क्या? चंद्र बिंदु। हंस रही है, हंसना क्रिया है, तो जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, यही बात जमाने को बुरी लगती है, वो वाला हंसना है, तो ध्यान रखना। हाँ, फिर से कहो। अरे तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, यही बात जमाने को बुरी लगती है। हाँ। अगला क्या लिखा है? आंधी। क्या लिखा है? आंधी, चंद्र बिंदु आएगा। आंधी, गांधी, बांध, ये सब चंद्र बिंदु वाले। अगला देखिए पांच, ये चंद्र बिंदु आएगा। पांच, ये दांत, चंद्र बिंदु आएगा। और ये दिनांक सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आप इसे अशुद्ध बना करके यहां लिख दो चंद्र बिंदु, और इसका शुद्ध रूप लिख दो दिनांक। ये दिन प्लस अंक से बनता है, इसलिए सही है। और यहां लिख दो सांझ, और सांझ में आ जाएगा चंद्र बिंदु। चलिए लिख लीजिए, इसे शुद्ध कर लीजिए। विमलेश नाम सही है क्या? अरे भैया ललित कुमार जी सही है, विमलेश। विमला धन ईश से बनेगा, विमला कहते हैं लक्ष्मी को, ईश कहते हैं स्वामी, लक्ष्मी का हस्बैंड, पामणा अर्थात विष्णु। सर सन्यासी के क्वेश्चन बिंदु आएगा क्या? क्वेश्चन बिंदु क्या होता है? नहीं, फर्स्ट ही लिखना आपको, तो सन्यासी के ऊपर फर्स्ट वाला लिखना। अरबाज खान जी कह रहे हैं सर लाइव पढ़ रहे हैं लेकिन कभी क्लास मिस नहीं करते, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आजकल मैं भी कमेंट पढ़ रहा हूँ, लड़के बड़े बड़े कमेंट लिख रहे हैं। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हिंदी की क्लास होती है तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है, बाकी सारी क्लासों में बोर हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, है? ऐसा है सच में? नहीं है सच। हो गया, लिख लिया सभी ने? अच्छा ये बताओ, इतने दिन से आप हिंदी पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत हिंदी में कुछ सुधार हुआ? ईमानदारी से जिसको ये लगा कि नहीं मैं हिंदी में पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, वे हाथ खड़ा करें।
बाकी ठकुरानियां क्योंकि ठाकुर के हाथ थे नहीं और ये ठकुरानियां इनके भी हाथ नहीं है। इनको खुशी महसूस नहीं हुई या फिर ये मुझे लगता है मेरे से ज्यादा जान रहे होंगे। अच्छी बात। क्यों लड़कियों आप लोगों को समझ में नहीं आया? अरे बोलो सही आया। एक दो ही बोल रहे बाकी शर्मा रहे लड़कियों की तरफ। चलो बढ़िया अच्छी बात। ओके लिख लिया? ओके आप रुक जाओ। अब शब्द को देख करके डरना मत, लिखना मत। रेफ संबंधित अज्ञानता। ओके ये सब जितना आपको हंसाने के लिए विवश कर सकता है उतना ही ये अंदर से भयानक भी, इसलिए इसकी गंभीरता पर जाना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअल में ये रेफ की ध्वनि का अर्थ क्या है? हिंदी में रेफ का अर्थ है र की ध्वनि। किसकी ध्वनि? ये जो र की ध्वनि, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि शायद मैंने पहले भी समझाया है। ठीक है, ये जो र है ये किस किस रूप में हमारे सामने आ सकता है परीक्षा में, इसको थोड़ा समझना जरूरी। सबसे पहले ये पूरी की पूरे जैसा दिखता वैसा का वैसा हमें मिल सकता है परीक्षा में, तब इसका मतलब वहां हमें ये समझना है उसके अंदर स्वर इंक्लूड है। जैसे नरम, गरम, भरम, है ना, जैसे भरम ऐसे बोलते हैं, करम, ये र पूरा लिखा गया। ये र आपको कभी ऐसे रूप में भी दिखेगा, ऐसे रूप में भी दिखेगा जैसे क्रम। क्या आ रहा है? इस क्रम में भी र पूरा है, ये दिख हमें आधा रहा, परंतु र ये लिखा ऐसे जाएगा क और ये र और र के अंदर अ और ये म में अ लगा हुआ है, अर्थात म पूरा हो गया। इसका मतलब स्वर तो इसमें भी है, इस र में भी स्वर है, ये स्वर युक्त है, ये भी स्वर युक्त है, ये र का दूसरा रूप है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको ये र ऐसे भी मिलेगा जैसे हम बात करते हैं ट्रक। क्या लिख रहे हैं? ट्रक। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है, हमें ट पूरा दिख रहा है, र आधा दिख रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। ये है ट आधा और ट के अंदर कौन है? र। ये र है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ ये जो ध्वनि है ये भी र की ध्वनि है, यहाँ जो ध्वनि है वो भी र की ध्वनि है, और ये लिखा हुआ ये पूरा र आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं अलग र वाली, ये भी एक र की ध्वनि है, जैसे कर्म। क्या लिखा है? कर्म। लेकिन यहां इन तीनों में र जो है वो स्वर युक्त है, लेकिन यहां जो ध्वनि है वो स्वर रहित है, और इसको लिखने का तरीका क पूरा है, फिर ये र आधा है, फिर ये म पूरा है, इसको बोलते हैं कर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन सब में भी हम अगर गहराई की बात करें, गहराई से, ये सभी र की ध्वनि है, लेकिन इसमें जो ये ऊपर जो ध्वनि जा रही है इसको रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ। अब ये रेफ की जो ध्वनि है, अब हम जल्दबाजी में ये रेफ हम गलत लगा लेते हैं, कहां लगना चाहिए कहां नहीं ये हमें पता नहीं है, और इस वजह से हमारे शब्द क्या हो जाते हैं? अशुद्ध। जैसे देखिए ये एक रेफ और ये दूसरा, और इस तरीके से ये एक द्विरेफ बनता है। द्विरेफ एक शब्द है हिंदी में, आप डिक्शनरी लेके बैठोगे तो ये ऐसे मिलेगा द्विरेफ, और इसको ऐसे भी मिलेगा द्विरेफ। ठीक है, द्विरेफ। इसका मतलब क्या है? हम ये सोच रहे हैं कि इस द्विरेफ का मतलब ये नहीं कि 2 बार रेप हो गया बापड़ेगा, ऐसा नहीं है ये। अरे र की ध्वनि है, ये कहां से आई है? ये एक रेफ, ये दूसरा, और बवरे को द्विरेफ कहा जाता है हिंदी में। किसको कहा जाता है? बवरे के 2 एंटीने होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। कभी देखना हिंदी के पर्यायवाची कोश में आप देखोगे द्विरेफ बवरे का पर्यायवाची है। आप जो सोच रहे हो वो अर्थ ना निकाले इसमें, हम ये इसका मीनिंग ऐसा है, बिल्कुल ही नहीं है, ये बवरे को कहा जाता है। और ये रेफ के संबंधित अशुद्धियां है कि र लगना कहां चाहिए हमें ये पता नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ी हो गई है,
आशीर्वाद। और मैं 99% आपको बताता हूं कहां ये शब्द मिलेगा और गलत भी मिलेगा, और विशेष तौर से मिलेगा ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, क्योंकि वो छठी पास होते नहीं और वो फेल होते ही सीधा ट्रक ड्राइवर बन जाते, क्योंकि पास होते तो बात अलग होती, ठीक है ना। और वो क्या कि माँ ने जैसे तैसे करके समझा दिया और बात मान ली और लिख दिया माँ का आशीर्वाद है इसलिए मैं ये ट्रक चला रहा हूँ, पिताजी तो कूटते कापड़ा, है ना। तो हाँ, तो इसलिए वो माँ का आशीर्वाद है। किसी ट्रक के पीछे आपने देखा पिताजी का आशीर्वाद? क्यों नहीं देखा? अरे वो कहीं अपवाद स्वरूप होगा। हाँ, बाकी मैंने आज दिन तक तो एक भी ट्रक ऐसा नहीं देखा जिसके पीछे लिखा रहे कि पिताजी का आशीर्वाद। नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ नहीं देखा होगा, जो सत्य है वो बता रहा हूँ। किसी ने लिख लिया हो तो बात अलग। हाँ, वो अलग। अरे यूं तो फिर मैं भी कल ट्रक लाऊंगा, माता पिता का आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, हाँ, पहली बात तो मैं ट्रक लाऊं क्यों, मैं तो हेलीकॉप्टर लाऊंगा। क्या आएगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद। देखिए अब इसका उच्चारण आशीर्वाद ऐसे आएगा। आशीर बोला पहले जाता, लिखा आगे। अगला देखो, आकर्षण नहीं होता, आकर्षण, तो ये बनेगा आकर और ये क्षण, आकर्षण। दर्शनीय, यह आ जाएगा दर्श, यह आएगा फिर अनीय प्रत्यय, और क्या बनेगा? दर्शनीय। अरंत भाव नहीं, अंतर भाव। एक तो बिंदी नहीं, आधा नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट लिखना है अंतर भाव, ऐसे आएगा। अंत प्लस भाव से बनेगा अंतर भाव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुहर्रम। ये मुंह, ये र ऊपर इस तरीके से, और क्या बनेगा? मुहर्रम। अगला दुर्व्यसन, ये दूर और यहां पर आएगा व्यसन, दुर्व्यसन। पूर्ण जन्म नहीं, पुनर्जन्म। पुनर ऊपर और ये आ जाएगा पुनर्जन्म। उत्तीर्ण नहीं, उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये प्रादुर्भाव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, र लिखना भूल गए यहाँ। ये प्रादुर्भाव संधि है और विसर्ग संधि है, प्रादुः प्लस भाव से बनता है प्रादुर्भाव। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नर नहीं होता, गवर्नर, गवर्नर ऐसे आ जाएगा। अरंतगत नहीं, अंतर्गत, अंतर्गत। और आयुर्वेद, आयुर्धन वेद से बनेगा आयुर्वेद इस तरीके से। शागिर्द, ये र नहीं आया यहाँ, शागिर्द। शागिर्द का मीनिंग होता है शिष्य। क्या और होता है? शिष्य, ध्यान रखना। और प्रवर्तक, प्रवर और ऊपर आ जाएगा प्रवर्तक। और मोस्ट इंपोर्टेंट पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, ये शुद्ध है। अब इसको बोलेंगे से पुनर्निर्माण। ये र की संबंधित अशुद्धियां विशेष तौर से पुनर्निर्माण को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के दायरे में रखना। मुहर्रम को भी इंपोर्टेंट लिख देना यहाँ पर। इसके अलावा आशीर्वाद तो आपका परंपरागत है ही, जो परीक्षा में पूछा जाता है। और एक आपका पुनर्जन्म। चलिए लिख लीजिए इसे एक बार।
लिया? सब धरती गज करो नहीं कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। बहुत बढ़िया बात कही है कुशल सैनी जी, सही बात है। सब धरती को, पूरी धरती को कागज बना लिया जाए और पूरे वन की लकड़ियों से अगर लेखनी बना ली जाए और पूरे समुद्र की मतलब जो जल राशि उसे पानी को स्याही बना लिया जाए और इन सब का प्रयोग करते हुए अगर गुरु के गुण लिखे जाए, फिर भी गुरु के गुण पूरे नहीं होते, इतने गुण है, ऐसा कह रहे हैं, उनकी ये भावना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये सभी गुरुओं के लिए समर्पित है। प्रवर्तक का अर्थ क्या होता? प्रवर्तक, ओके ओके। कविया कुंवर पूछ रही है प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब होता है किसी भी कार्य को, संग्रहित शब्द शुद्ध है क्या ललित जी? ओ भैया ललित जी थोड़ा ठहर जाओ, ये अभी आने वाला नोट्स में है मेरे, अभी आ रहा, संग्रहित को लेके आ रहा हूं, आपने समय से पहले सवाल कर लिया। ये देखिए, ये रहा, अरे ये ललित जी को बता रहे हम, ये अनुग्रहित आ रहा है ना, अनुग्रहित, यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ ललित जी। हाँ ललित जी, अभी 90 पॉइंट में आपने संग्रहित पहले पूछ लिया, इसके साथ 2-3 शब्द और पढ़ाऊंगा। हाँ, प्रवर्तक का मीनिंग होता है किसी भी कार्य को पहली बार करने वाला जो लेकर के आता है वो प्रवर्तक, वो प्रवर्तक। चलिए, हो गया, लिख लिया? संग्रहित शब्द शुद्ध है क्या? नहीं है, ये आपने जो लिखा वो नहीं है, इसका शुद्ध रूप हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में। चले आगे। ओके, बस अब ये आज लास्ट है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां से खूब प्रश्न कंपटीशन में बने। ये 90 पॉइंट देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं 90 बिंदु पे ही रखता हूं, ठीक है? और इसमें मैंने मैक्सिमम शब्द ऐसे लिए हैं जो कंपटीशन में पूछे गए। तो देखिए, री के स्थान पर र का प्रयोग के कारण, पहले तो ये समझे कि री क्या है। री का मतलब है, ये री जो है आपके किसी शब्द के नीचे लिखते हैं पार्ट में, जैसे देखो ये पृथ्वी, ये पृथ्वी लिखा है, ये जो ध्वनि है, ये इस ध्वनि को हमने क्या नाम दिया? री ध्वनि। तो आना तो ये ध्वनि चाहिए, लेकिन हम लिख कौन सी देते हैं? र का प्रयोग। र कौन सा? क्रम, क्रम वाला। तो देखिए ये लिखा, ये श्रृंगार, ठीक है? हालांकि ये शुद्ध है, और कोई ये सोच रहा होगा नहीं सर इसमें बिंदी आ जाएगी तो शुद्ध हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इसमें जो गहराई बता रहा हूं, कि हो सकता है परीक्षा में आपको ऐसे दे करके और उसका शुद्ध रूप बिंदी लगा के भी दे दिया जाए, फिर भी वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? इसका शुद्ध रूप होगा, देखो ये हो गया श, अब श के अंदर री, ऋषि वाला, और ऊपर बिंदी है, और ये बनेगा श्रृंगार। अब आप देखो, इस शब्द को देखने का बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। जो ब्यूटी पार्लर की दुकानें होती है, वहां लिखा रहता है मोनालिसा श्रृंगार, मैंने कई जगह पर पढ़ा है। कॉस्मेटिक आइटम जहां मिलता है, श्रृंगार की दुकान, वो श्रृंगार ऐसे लिख देते हैं, वो इस तरीके से ये लिख देते हैं। आप देखना बहुत सी जगह पर ऐसा लिखा मिलेगा। अब इसको थोड़ा पढ़े, ये श, ये र और ये री, तो शररिंगार। अब आप बताओ, अरे कितना श्रृंगार कराओगे बापड़ी को? हाँ, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला देखो, दृश्य नहीं होता, दृश्यम मूवी आई थी एक, तो दृश्य। सर गुलाब जामुन सही है, चलो
अगला क्या लिखा है? पैतृक। पैतृक संपत्ति इस तरीके। अगला देखो जागृति नहीं, जागृति। जागृति, जागृत जब होता है जागने की अवस्था में, ये भी आगे लेकर के आऊंगा मैं। ये है जागृत। जागृत यानी जागा हुआ है, उसके लिए आता है जागृत। तो ये जागृति नहीं, हमारे गांव में जागृति आ गई है क्योंकि कल ही उसकी शादी हुई, वो जागृति की बात नहीं कर रहा हूं। जागृति नहीं बोलते, जागृति होता है कि सभी लोग पढ़ने लग गए, इसका मीनिंग ये जागने से संबंधित है, तो जागृति होता है। अगला देखो गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, ये री आएगा और ये आएगा ही, बाकी सेम टू सेम है, गृहिणी। अगला देखो श्रृंग नहीं होता, श्रृंग होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये श, ये री, ऊपर बिंदी और ये ग। श्रृंग, श्रृंग का अर्थ होता है चोटी, श्रृंखला ऊपर जो होती है उसके लिए आता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती, है ना, जयशंकर प्रसाद ने लिखा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रृंखला, ये अशुद्ध है। ओके, तिरस्कृत रह गया, चलिए तिरस्कृत। तिरा प्लस कृत से क्या बनेगा? र, ये आएगा तिरस्कृत, इस तरीके से लिखा जाएगा। श्रृंखला, ये आ जाएगा श, ये री, ऊपर बिंदी और ये आ जाएगा श्रृंखला, ये आएगा श्रृंखला। और ये सृष्टि नहीं है, सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है संसार, सृष्टि। अगला ये ललित जी ध्यान दें, ऑनलाइन जिन्होंने सवाल किया उनके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए कुछ बात है, पहले वो समझ लेते हैं क्योंकि इसमें गलती कहां हो रही है वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, अनुग्रह, संग्रह और विग्रह, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो शुद्ध है, अनुग्रह, संग्रह, विग्रह। जब सेपरेट यही लिखे जाएं तो ऐसे ही लिखे, लेकिन जब इनमें इत प्रत्यय लगता है तब ये र री में परिवर्तित होता है और ये बनता है अनुगृहित। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है क्योंकि ये आरपीएससी के इतिहास में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा पूछा गया। कंपटीशन सेक्टर में बात करें, ये अनुग्रहित में ई की मात्रा छोटी कर देते हैं और ग्रह, क्योंकि अनुग्रह होता है, अनुग्रह यानी कृपा होता है, मुझ पर अनुग्रह करें, और अनुग्रहित करावे अर्थात कृपा कर लेवे, तो ये राइट है, यही लिखना है। इसी तरह संग्रह से क्या बनेगा? संग्रहित बनेगा। क्या बनेगा? संग्रहित। और विग्रह से बनेगा विगृहित, विगृहित। इस तरीके से शब्द बनेंगे ये तीनों के तीनों। तो यहां हम बात करें अनुग्रहित का तो क्या बनेगा? अनुग्रहित। क्या बनेगा? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। और ये गलत लिखा हालांकि, तो गलत ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गृत्य शब्द नहीं होता, यह शब्द होता है भृत्य। भृत्य का अर्थ होता है दास, सेवक, नौकर को कहा जाता है। दृष्टि नहीं होता, दृष्टि, दृष्टि, द विजन। एक विकास दिव्य कृति जी का दिल्ली में कोचिंग संस्थान भी है, ठीक है। अगला क्या लिखा है? ये वृतांत नहीं, वृतांत, वृतांत ये आता है, वृतांत। मृदंग नहीं, मृदंग, मृदंग। मृदंग एक प्रकार का ढोल है। जैसे देखिए ये वाद्य यंत्र है, अवनद्य वाद्य यंत्र जो चमड़े से बना रहता है उसे कहते हैं तत्वाद्य, जो तार से बना होता है, मेटल से बना होता है उसे गणवाद्य कहते हैं। आपने पढ़े होंगे वाद्य यंत्रों में। तो चमड़े से मड़ा वाद्य यंत्र है, तबला, ढोल, ये ढोल है। लेकिन अब इस ढोल को थोड़ा लंबा बना दिया जाए, लंबोतर इस तरीके से बना दिया जाए और यहां पर चमड़ा मर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये लंबोतर जो बनाया जाए ऐसे बन जाता है। जैसे कृष्ण भक्त होते हैं वो ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, वो मृदंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मृदंग, ठीक है। तो वो मृदंग है, वाद्य यंत्र। अगला है भृगु नहीं, भृगु। क्या होगा? भृगु एक ऋषि हुए जिसमें जिनकी संतान क्या बनी? भार्गव, पढ़ा चुका हूं। और ये भृंग नहीं होता, भृंग होता। भृंग का अर्थ होता है भवरा। भृंग का अर्थ क्या होता है? भवरा, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। हैप्पी वीकेंड, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और जीवित रहे। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए।
बोलो बोलो क्या कह रहे हो?